Hello students, in previous session we have discussed about continuous spectrum. ठीक है, पहले emission spectrum था, emission में एक continuous spectrum, एक discontinuous spectrum था, discontinuous spectrum एक line spectrum, एक band spectrum था. हमने line spectrum से डिस्कशन कर दिया था. आज डिस्कशन करेंगे बैंड स्पेक्ट्रम. ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या था, एक लाइन की जैसा आ रहा था. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में क्या 7 कलर हमारा ईच कलर ब्लेंड विथ अनदर कलर, ब्लेंड मतलब मिक्स होकर जैसा आ रहा था. ठीक है, लेकिन हमारे लाइन स्पेक्ट्रम में ईच कलर एज ए लाइन आ रहा है, डार्क स्पेस एंड लाइन. ठीक है, और ईच लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए वेवलेंथ. ठीक है, ये था हमारा लाइन स्पेक्ट्रम. ये कब आता है, जब एक एटम का गैसियस स्टेट में, ठीक है, एटम का गैसियस स्टेट में होना चाहिए, उसको जब हीट करेंगे बाय बॉन्सन बॉन्डर हो सकता है या इलेक्ट्रिक आर्म हो सकता है. ठीक है, इससे जब हीट करेंगे उसमें से जो रेडिएशन निकलेगा उसको जब प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे. ठीक है, तो भी ये हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा. ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे बैंड स्पेक्ट्रम. बैंड स्पेक्ट्रम इज द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ लाइन्स दैट आर क्लोजली स्पेस्ड एंड अरेंज्ड इन ए रेगुलर सीक्वेंस दैट अपीयर टू बी एज बैंड. देखते हैं, इट इज ए कलर्ड बैंड सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस ऑन द टू साइड्स एंड अरेंज्ड इन ए रेगुलर सीक्वेंस. क्या होता है देखते हैं. देखो ये क्या होता है, कुछ कलर ये बैंड जैसा होता है. कुछ कलर हमारा देखो यहाँ पे हमारा वायोलेट ब्लू, कुछ कलर हमारा देखो गिवन टू ए ग्रुप ऑफ लाइंस दैट आर क्लोजली स्पेस्ड एंड अरेंज्ड इन ए रेगुलर सीक्वेंस. देखो दैट अपीयर्स टू बी बैंड, कुछ कलर मिक्स होकर रहता है और बीच में एक हमारा सेपरेटेड बाय ए डार्क स्पेस, सेपरेटेड बाय ए डार्क स्पेस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बैंड स्पेक्ट्रम. ठीक है, इच बैंड जैसा है और सेपरेटेड बाय ए डार्क स्पेस. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, व्हेन व्हाइट लाइट व्हिच हैज ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल रीजन इज पास्ड थ्रू ए मीडियम and the transmitted light is passed through a prism, a few dark lines or bands are observed that are corresponds to the absorbed wavelength by the medium. This absorbed spectrum is an absorption spectrum. क्या है, जब white light which is all the wavelengths in visible region, जिस white light का सारे हमारा wavelength visible region में फॉल कर रहा है. ठीक है, it's passed through a medium and transmitted light, एक मीडियम के थ्रू पास करेंगे, जो ट्रांसमिटेड लाइट आएगा उसको जो पास थ्रू ए प्रिज्म, a few dark lines or bands are observed. ठीक है, that are corresponds to absorbed wavelength by the medium. एक व्हाइट लाइट जिसका हमारा सारे वेवलेंथ फॉल करे विजिबल रीजन, उसको जब एक मीडियम के थ्रू पास करेंगे, ठीक है, कुछ क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा बाय द मीडियम. ठीक है, मतलब मीडियम कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, एंड जब उसको हम पास करेंगे थ्रू ए प्रिज्म, कुछ लाइन हमारा फ्यू डार्क लाइन्स और बैंड्स ऑब्जर्व होगा. तो ये एब्जॉर्ब देखो वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ बाय द मीडियम के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इसको ऐसे समझो ना, एक व्हाइट लाइट था जिसका सारे वेवलेंथ हमारा विजिबल रीजन में फॉल कर रहा था, उसको जब हम एक मीडियम के थ्रू पास करते हैं एंड द ट्रांसमिटेड लाइट, जो मीडियम से लाइट आ रहा है उसको, मान लो ये था व्हाइट लाइट के सोर्स है, एक व्हाइट लाइट, इसको एक मीडियम के थ्रू पास किया, इसमें जो लाइट जो ट्रांसमिट हुआ उसको हम प्रिज्म के थ्रू पास किया. ठीक है, और यहाँ पर क्या ऑब्टेन हुआ, एक फ्यू डार्क लाइंस और बैंड्स ऑब्टेन हुआ. ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑब्जर्व दैट आर कॉरेस्पॉन्ड्स टू एब्जॉर्ब वेवलेंथ, जो लाइट है ये क्या है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू एब्जॉर्ब वेवलेंथ, मीडियम जो वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब किया था. ठीक है, उसका कॉरेस्पॉन्ड से हमारा डार्क लाइट या बैंड्स आया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, देखो ये एक लाइट सोर्स था, इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने लिया. ठीक है, ये जब यहाँ से पास हुआ, देखो यहाँ से पास हुआ, ये एक मीडियम था, इसको पास किया, ये प्रिज्म के थ्रू पास करके स्क्रीन, देखो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारा डार्क लाइन और बैंड जैसा आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. द हाइड्रोजन एटम इज द सिंपलेस्ट एंड इट contains only one electron, due to which only few electronic transition are possible and its line spectrum is simplest to analysis. ठीक है, हमारा देख लाइन स्पेक्ट्रम, मैंने जैसे बोला लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं, और उसको हम हाइड्रोजन के लिए एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मतलब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं. हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी करना आसान है कंपेरेटिवली अदर एलिमेंट. ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को डिस्कशन करेंगे.
बाकी वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एग्जाम्पल ऑफ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम में था कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस में लाइन था, तो इसको हम बोल सकते हैं लाइन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द हाइड्रोजन गैस एट लो टेम्परेचर लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन। लाइन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन होता है ये तो पता है, हाइड्रोजन गैस को हम एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब और उसको बॉन्सन बॉल में हीट करेंगे, उस रेडिएशन को प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम आया, ठीक है। समझ में आ गया, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखते हैं, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ए डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम दैट कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। कुछ वेवलेंथ कंसिस्ट करता है, ठीक है। सारे वेवलेंथ विजिबल रीजन में नहीं आता है, इसीलिए सब वेवलेंथ आप बोलोगे सर क्यों ये 7 कलर का हमारा वेवलेंथ को शो नहीं कर रहा है। अरे कुछ वेवलेंथ हमारा विजिबल रीजन में आ रहा है, तो उसी वेवलेंथ को ये शो करेगा, सारे नहीं, ठीक है। सारे हम दिख नहीं पाएंगे, नहीं। दीज लाइन्स आर ऑल्सो नोन एज एमिशन लाइन्स, और उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। It does not explain the structure of the atom. Bohr's theory was able to explain spectrum of hydrogen. ठीक है, ये spectrum of structure of atom के बीच बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है। ये वो सब मैं नहीं जानता, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। इसको आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। इतना तक देख लिया, एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 2, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। अब देखते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। ये बहुत काम में आता है, इसका वैल्यू याद रखना जरूरी है। हमें पता है ई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा, मतलब डेल्टा ई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एच न्यू, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा, तो इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्बडा, ठीक है। हाँ जी सर, इक्वल्स टू क्या है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर जूल पर एटम, ठीक है। तो 1 बाई लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाई लैम्बडा इक्वल्स टू, देखो ये कहाँ से आया, अब एनर्जी से आया। ये जो मैंने बोर्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कशन कर रहा था, उसका जब एनर्जी डिस्कशन किया था जूल पर एटम में, यही था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जूल पर एटम में यही होता है, और यहाँ पे क्या लिया मैंने n2 टू n1 लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहाँ से कर रहा है, n2 टू n1। जेड क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, समझ में आया या नहीं आया बताओ, ठीक है। अरे नहीं आ रहा, इसका हमारा यूनिट था, यूनिट में देखो आपने बताया 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो ये करो सर एनर्जी के तो वैल्यू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हमें पता है, ये कहाँ से आएगा भाई। यूनिट जब चेंज करेंगे यहाँ का वैल्यू भी चेंज होगा, तो जूल पर एटम में ये वैल्यू था, ठीक है। और एन स्क्वायर के बदले में यहाँ पे देखो वहाँ पे एक ही ट्रांजिशन हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा n2 टू n1 को ट्रांजिशन हो रहा है, और जेड तो हमारा एक एटम के लिए जेड क्या डिफरेंट होगा, जेड1 जेड2 थोड़ी होगा, एक ही एटम का इलेक्ट्रॉन हमारा n2 टू n1 को ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसीलिए n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारा जब इसको हम जूल पर एटम में लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में माइनस 13.6 था, ये जब उसको जब जूल पर एटम में करेंगे ये आएगा, ठीक है, यही वैल्यू आएगा। तो 1 बाई लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एच सी, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ जी सर। और एच सी डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट चेंज होकर मीटर इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्शन के यूनिट कैसा है ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, मतलब पिछले मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज में डिस्कशन किया था, तो वो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट का इतना महत्व तो नहीं है, यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, वैल्यू याद रखना। 1 बाई लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब उसको सॉल्व करेंगे 1.0967 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 जेड स्क्वायर हमारा मीटर इनवर्स, ठीक है। हाँ जी सर, समझ में आ गया, हाँ जी सर। सो देखो n1 इक्वल्स टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, n2 इक्वल्स टू हमारा n1 प्लस 1 n1 प्लस 2 हो सकता है। RH क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, तो RH का वैल्यू क्या है ये याद रखना भाई 1.0967, इसको हम शॉर्ट में अप्रोक्स ले सकते हैं 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, देख लो ये होता है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू। नहीं तो पूरा वैल्यू आप याद रख सकते हो, RH इक्वल्स टू ये वाला 1.0967 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, और इसको हमको कह सकते हैं 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स,
सो फॉर एनी एटम 1/λ इक्वल्स टू RH रेडबर्ग कांस्टेंट, Z हमारा क्या है एटॉमिक नंबर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 इक्वल्स टू क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 0 मत लेना, ठीक है। और n2 क्या होगा ऑलवेज हाईएस्ट स्टेट होगा, n1+1 हो सकता है n1+2 हो सकता है, ठीक है। ये जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे जैसे हमारा क्या है लेमैन बाल्मर पास्चेन, ठीक है, इसको पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो हो गया। आज का क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।